Hello, welcome to in this session of Sociology Lecture 7. आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी ऑगस्ट कॉमनेट ने क्या कहा, मॉर्गन ने क्या कहा, मार्कस ने क्या कहा, तो पार्सन्स ने क्या कहा। उसके बाद आखिर पर 10 इम्पॉर्टेंट MCQs है, उनको आपको करना ज़रूरी है ताकि आपको ये पता चले कि हमें क्या समझ आया, हमें कितना याद रहा। आगे देखते हैं। ऑगस्ट कॉमेट ने सोसाइटी के बारे में ये कहा कि हर एक सोसाइटी 3 स्टेज से गुजर जाती है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड। जो उसने पहली स्टेज बोली वो है थियोलॉजिकल स्टेज, सेकंड मेटाफिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट स्टेज, थर्ड पॉजिटिव और साइंटिफिक स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज, he called it fictitious stage and sociologists called it fictitious stage। क्योंकि इस स्टेज में जो भी चीज़ें थी उनको समझना बहुत मुश्किल था, क्योंकि लोगों के पास साइंस नहीं था, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो रहे थे, ऑब्जर्वेशन नहीं थी, सब कुछ ख्याली था। That is why it is known as fictitious. Fictitious means not true, imaginary. It is dominated by priests and the military. सबसे ज़्यादा किन की चलती थी? मिलिट्री एंड प्रीस्ट्स की। प्रीस्ट्स को अपनी मिलिट्री होती थी। पावर जो भी था चर्च के पास था एंड चर्च वाज रूल्ड बाय प्रीस्ट्स। उन प्रीस्ट्स को अपनी मिलिट्री होती थी, इनकी ही चलती थी सोसाइटी में, लॉज, कस्टम्स, नॉर्म्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इनके हिसाब से चलता था। मैन सीक्स द एसेंशियल नेचर ऑफ ऑल बीइंग्स। इंसान ने हर एक जान में, हर एक ऑर्गेनिज्म में दिलचस्पी लेना शुरू किया। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉजेस, ओरिजिन एंड पर्पस ऑफ ऑल इफेक्ट्स। किस लिए दरिया बना, किस लिए पहाड़ बना, किस लिए इंसान बना, किसने बनाया, किस लिए बना, क्या फ़ायदा है इस कायनात में इन चीज़ों का। एंड इस स्टेज के इंसान ने सब कुछ जोड़ दिया किसके साथ? सुपरनेचुरल बीइंग्स के साथ। कहा कि हर एक चीज़ जो होता है वो होता है किसके द्वारा? सुपरनेचुरल बीइंग्स के द्वारा। There are supernatural powers which are responsible for all these things what happening in this universe. The theological stage went through 3 phases. अगर इस स्टेज की भी बात करेंगे हम तो ये भी 3 स्टेज से गुजरे हैं: फेटिशिज्म, पॉलिथिज्म एंड मोनोथिज्म। फेटिशिज्म ये वो स्टेज थी जब लोग एक पत्थर को मानते थे, एक दरख्त को मानते थे और कहते थे इसके पास पावर है, जो और यही इस पावर की बदौलत, इस पावर की वजह से सब कुछ होता है। उसके बाद आया पॉलिथिज्म। इस दौर में, इस बिलीफ सिस्टम में लोग ये कहने लगे कि दरिया जो है, ये पानी जो है, ये उसके लिए अलग गॉड है, माउंटेन जो है इसके लिए अलग गॉड है, जो बारिश बरसाता है वो उसके लिए अलग गॉड है। देयर आर डिफरेंट गॉड्स फॉर डिफरेंट फंक्शंस। उस सोच ने किसको जन्म दिया? पॉलिथिज्म बिलीफ सिस्टम को। उसके बाद आया मोनोथिज्म। मोनोथिज्म में लोग ये समझने लगे कि जिसने पहाड़ बनाए उसी ने दरिया भी बनाया होगा,
تو اسی نے سمندر بھی بنایا ہوگا, اسی نے ہماری یہ دھرتی بنائی ہوگی, اسی نے چاند بنایا ہوگا, تو اسی نے سورج بنایا ہوگا, تو اسی نے سب کچھ بنایا ہوگا. That means beyond these things there is some super power, supreme power that is responsible for all, and this concept, this notion gives rise to belief system that we called monotheism. میٹافزیکل اور ایبسٹریکٹ سٹیج, دوسری جو سٹیج کومیٹ نے بولی وہ ہے میٹافزیکل اور ایبسٹریکٹ سٹیج. اٹ از ماڈیفیکیشن آف تھیولوجیکل سٹیج. یہ کیا ہے؟ تھیولوجیکل سٹیج کی ماڈیفیکیشن ہے. یہ تھیولوجیکل سٹیج میں کچھ تبدیلیاں ہوئی, کچھ چیزیں ڈیلیٹ ہوئی, کچھ چیزیں نئے آئے, تو کچھ چیزوں کو ماڈیفائی کیا گیا. تو ان چیزوں نے کس کا جنم دیا؟ میٹافزیکل اور ایبسٹریکٹ سٹیج کی. اٹ از ڈومینیٹڈ بائی چرچ مین اینڈ لائرس. اس سٹیج میں کن کی چلتی تھی؟ چرچ مین اور لائرس کی. It is a stage in which mind presupposes abstract forces and personified abstraction capable of producing all phenomena. یہی وہ سٹیج ہے جب انسان نے یہ سمجھا کہ ایک ایبسٹریکٹ فورس ہے جو ہر ایک چیز کے لیے ریسپانسیبل ہے, اور اس ایبسٹریکٹ فورس کو انہوں نے پرسنیفائی کیا ہے. پرسنیفائی مطلب کسی انسان کو بولا آپ کے پاس یہ پاور ہے, یا کسی آبجیکٹ پتھر, بڑا سا پتھر یا درخت کو سمجھا کہ اس کے پاس یہ پاور ہے, اور اس کو وہ پوجنے لگے, اس کو وہ ماننے لگے, حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اس کے پاس یہ پاور نہیں ہے. بٹ دے ٹیک اٹ امیجنری دیٹ the person has this abstract power and force that is responsible for all social phenomena. It started about 300 AD and was short-lived. اگر میٹافزیکل اور abstract stage کی بات کریں گے تو اس کی شروعات 1300 AD میں ہوئی and was short-lived. زیادہ دیر تک یہ نہیں چلی. پازیٹیو اور سائنٹیفک سٹیج, اٹ اسٹارٹیڈ فرام 19th century. 19th century سے شروع ہوا کیا؟ پازیٹیو یا ہم کہتے ہیں سائنٹیفک سٹیج. Observation predominates our imagination and all theoretical concepts became positive. اب سائنس نے بہت ترقی کی ہے. Observation, experiments and other scientific tools are get used for extracting information about universe. جو بھی یونیورس میں ہوتا ہے, جو بھی سوشل فینامنا ہے, تو اب سائنس کی مدد سے انفارمیشن کلیکٹ کرنے لگا انسان اور اسی کو ماننے لگا. جو بھی اس سے پہلی امیجنیشن تھی, خیالی دنیا تھا یا میتھز تھے, ان کو اب انسان نہیں ماننے لگا, تو ان پر بھی ریسرچ ہوئی. تو اگر وہ ریسرچ کی بنا پر وہ سچ نکلے, ان میں صداقت تھی, تو اس کو اپنایا. تو جس میں صداقت نہیں تھی, جو سچ نہیں تھا, ٹرو نہیں تھا, اس کو ریجیکٹ کیا. اٹ از ڈومینیٹڈ بائی انڈسٹریل ایڈمنسٹریٹرس اینڈ سائنٹسٹس. تو یہاں کن کا چلتا تھا, کنہوں نے لا بنائے یہاں؟ انڈسٹریل ایڈمنسٹریٹرس اینڈ سائنٹسٹس نے. ان کی ہی چلتی تھی کس میں؟ پازیٹیو اور سائنٹیفک سٹیج میں. مارگن نے ہماری جو ڈیولپمنٹ آف سوسائٹی کی بات کر رہے تھے ہم, تو اس کو سیویجری, باربرزم اینڈ سویلائزڈ سٹیج میں ڈیوائڈ کیا. مارگن سوسائٹیز ہیو ایوالوڈ فرام لوور انٹو ہائر ٹائپس. مارگن کے مطابق جو پہلی سوسائٹیز تھے وہ سمپل تھے, ان میں اتنا سوشل ریلیشن شپ اسٹرانگ نہیں تھا, سوشل بانڈز اسٹرانگ نہیں تھے, اکانومی پولیٹکس اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. پھر آہستہ آہستہ چینجز آئی, آہستہ آہستہ چینجز انٹروڈیوس کیے گئے, تو اس نے کمپلیکسٹیز قائم کی, کمپلیکس سوسائٹیز کا جنم دیا. تو that we called higher types. Societies passed from savagery to barbarism to civilization.
मॉर्गन के हिसाब से हर एक सोसाइटी 3 स्टेजों से निकली, सवेजरी टू बार्बरिज्म टू सिविलाइजेशन। सवेजरी स्टेज की बात करेंगे। दिस स्टेज हैज 3 पीरियड्स। इस स्टेज के भी 3 पीरियड्स हैं। ओल्ड पीरियड व्हेन ऑल रॉ थिंग्स वेर यूज्ड, ये वो पीरियड था जब इंसान हर एक चीज़ को इस्तेमाल करता था एज ए रॉ, जो भी उसे मिलता था वो उसे ऐसे ही इस्तेमाल करता था। उसको रॉ मीट मिलता था, ऐसे ही इस्तेमाल करता था। पत्थर मिलता था, ऐसे ही इस्तेमाल करता था। तो मिडल पीरियड की बात करेंगे। व्हेन ही यूज्ड फिशिंग एंड फायर, उस ज़माने में, उस पीरियड में इंसान ने आग जलाना शुरू किया एंड फिशिंग सीख ली। मछली को कैसे पकड़ना है, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज बहुत थे, इन वाटर रिसोर्सेज में बहुत फिशेस थे और इंसान को इतना इल्म नहीं था कि वो कैसे टूल्स बनाएंगे, वो बाकी चीज़ें बनाएंगे। साइंस नहीं था उसके पास, साइंटिफिक टूल्स नहीं थे कि वो बाकी जानवरों को, बाकी चीज़ों को यूज़ करे। फिशेस जो थे उसके पास आसानी से, उसके पास एक ज़रिया था, उसका आसान ज़रिया था पकड़ना, तो रेडीमेड भी था, इसलिए उसने फिशिंग सीख ली और फायर दरियाफ्त किया। किस पीरियड में? मिडल पीरियड में। तो इन 2 चीज़ों ने उसको बहुत आगे पहुंचा दिया। लेटर पीरियड व्हेन द बो एंड एरो वाज यूज्ड, पहले इंसान अपनी बचाव के लिए, शिकार के लिए क्या इस्तेमाल करता था? पत्थर इस्तेमाल करता था। अब उसने एक तीर कमान का इस्तेमाल करना शुरू किया। अब उसने एक तीर कमान बनाना शुरू कर दिया और इस्तेमाल करने शुरू किया। किस पीरियड में? लेटर पीरियड ऑफ सवेजरी स्टेज अकॉर्डिंग टू मॉर्गन। Barbarism. This stage also has 3 periods. Old period of barbarism when man invented poetry. इस पीरियड में barbarism, इस पीरियड में इंसान ने क्या सीखा? मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा। Middle period of barbarism. Domestication of animals and cultivation on plants by irrigation. इस पीरियड के barbarism में इंसान ने जानवरों को पालना सीखा और पौधों का इस्तेमाल अमल में लाया और उनको पानी देना सीखा, ताकि उसको पता चला कि पानी से प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है और उससे प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। लेटर पीरियड ऑफ बार्बरिज्म, प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग आयरन एंड यूज ऑफ आयरन टूल्स। इस पीरियड में इंसान ने क्या सीखा? आयरन को कैसे मेल्ट करते हैं और इस आयरन को कैसे टूल्स बना सकते हैं। सिविलाइजेशन, इट इज़ मार्क्ड बाय विद द इन्वेंशन ऑफ फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स एंड राइटिंग। इस पीरियड में, इस स्टेज में इंसान ने क्या सीखा? कैसे हम फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे और किसी एक्सप्रेशन को कैसे किसी पत्थर, दरख्त या किसी पत्ते पर डालेंगे, किसके मदद से? इन फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट्स की मदद से। कार्ल मार्क्स के हिसाब से पहली जो स्टेज थी हमारी सोसाइटी की वो थी प्रिमिटिव कम्युनिज्म, एंशिएंट सोसाइटी नेक्स्ट, फ्यूडल सोसाइटी, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी एंड सोशलिज्म। प्रिमिटिव, अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करेंगे तो उसने बोला कि हर एक सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी होती है, वो कई स्टेज से निकलती है। Each successive stage comes into existence as a result of conflict with the one preceding it. हर एक नई स्टेज जो आती है वो उसको कन्फ्लिक्ट होता है अपनी प्रीवियस स्टेज से, क्योंकि वैल्यूज गेट चेंजेस, देयर इज चेंज इन इकोनॉमिक फैक्टर्स, दैट इज चेंज इन पॉलिटिकल फैक्टर्स, सो this change led us to next stage of society. Changes from one stage to another is due to change in economic factors. उसके हिसाब से जो मेजर फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे करें सोसाइटी में, किसका, रिसोर्सेज का, ताकि
हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। तो जब ये नए नए ख्याल आते हैं दिमाग में, नए नए प्रोडक्शन के ज़रिए दिमाग में आते हैं, तो उन ख्यालों की बिना पर एक नई स्टेज जन्म लेती है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म। नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। कम्युनिस्ट स्टेट वो होती है जहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं होता है। हम कहीं कहीं कभी कभी चाइना को मानते हैं कम्युनिस्ट स्टेट। नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। उस स्टेट में क्या होता है, हर एक बंदा अपनी कंट्री के लिए, अपनी स्टेट के लिए काम करता है, उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी रखना अलाउड नहीं होता है। और वहाँ पर जो भी खर्चा आता है उस बंदे को, वो स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको, चाहे वो मेडिकल, स्कूल, बाकी बाकी खर्चे जो भी आता है उसको वो कौन प्रोवाइड करता है, स्टेट। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का परमिशन नहीं है तो क्लासेस भी नहीं होते हैं वहाँ, और जो वहाँ पर इकॉनमी होती है दैट इज़ बेस्ड ऑन सोशलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। जो भी प्रोडक्शन होता है वो किसके लिए होता है, एक बंदे के लिए नहीं होता है, वो होल सोसाइटी के लिए होता है। हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज, ये कौन स्टेज थी, हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज। एवरी मेंबर वाज बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एंड ओनर। अगर इस स्टेज की बात करेंगे, हर एक बंदा इसमें प्रोड्यूसर भी था, कंज्यूमर भी था, ओनर भी था। इट रिप्रेजेंट सबसिस्टेंस इकोनॉमी। ये वही दौर था जब इंसान सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए कमाता था, खाता जो भी करता था वो किसके लिए करता था, जिंदा रहने के लिए। सबसिस्टेंस इकोनॉमी मीन्स दैट प्रोडक्शन which only meets basic survival needs. That production which only meets basic survival needs. Ancient society की बात करेंगे तो slavery was an important feature. इसमें slavery, गुलामी एक important feature था। Tendency of accumulation increased. इसमें किसका टेंडेंसी बढ़ गई, किसकी टेंडेंसी, किसकी लालच आ गई इंसान को, एकम्युलेशन की, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स जमा करने की। क्योंकि उसके दिमाग में ये आया कि अगर मैं एक दिन में काम इतना करूं, इतना कमाऊं, इतना ग़िज़ा जमा करूं कि वो मुझे एक साल तक, एक महीने तक, एक हफ्ते तक उसका इस्तेमाल, एक हफ्ते का इस्तेमाल उसमें लाए, या एक दिन में इतना कमाऊं उसका यूज़ एक हफ्ते तक करूं, एक महीने तक करूं, तो मुझे आराम मिलेगा, तो मुझे इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो उसमें एक टेंडेंसी पैदा हो गई, दैट इज़ नोन एज टेंडेंसी ऑफ एक्युमुलेशन। टेंडेंसी ऑफ एक्युमुलेशन। तो उसके जब ये टेंडेंसी कायम हुई इंसान में, जो पावरफुल लोग थे उस टाइप के सोसाइटी में, उन्होंने इंसानों को गुलाम बनाना शुरू किया, क्योंकि उनको ये समझ आया कि ऑब्जेक्ट्स को जमा करने से ज़्यादा मुफीद है इंसानों को जमा करना और उनको गुलाम करना, उनको यूज़ करना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए प्रोडक्शन करे। तो जिसके पास उस ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा गुलाम होते वो ज़्यादा पावरफुल माना जाता था। उस कंसेप्ट ने किसका जन्म दिया, स्लेवरी एंड मास्टर क्लास का। तो मास्टर मोरलिटी वाज कंसीव्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव्स एंड स्लेव मोरलिटी वाज सर्विस ऑफ मास्टर्स। क्या मतलब है इसका कि जो मास्टर होता था उसको ये राइट होता था वो एक्सप्लॉयट करे स्लेव्स को। जो वो कहता था स्लेव्स को मानना पड़ा था, गुलामों को मानना पड़ता था। गुलामों की ये ड्यूटी थी कि वो मास्टरों को मानना, गुलामों को ये ड्यूटी थी, ये उनकी ड्यूटी थी कि वो जो भी कहे उनको मास्टर, उनके जो हाकिम थे उनको जो भी कहे उनको उसको मानना। That is known as slave morality was service of masters and master morality was conceived। मतलब ये
मास्टर ये अपना फ़र्ज़ जानता था, अपना हक जानता था कि स्लेव को एक्सप्लॉइट करना। वो स्लेव को अपनी प्रॉपर्टी समझता था, इंसानों को अपना प्रॉपर्टी समझता था, जो पावरफुल लोग थे। द इंक्रीज्ड डिससेटिस्फिकेशन लेड टू क्लास कन्फ्लिक्ट। ये जो स्लेव्स थे उनके दिमाग में ये भी चलता रहा कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हम भी इंसान हैं। तो इससे क्या हुआ, देयर अराइज्ड इंक्रीज्ड डिससेटिस्फिकेशन। तो उसके बाद क्या हुआ, स्लेव रिवोल्टेड फॉर अगेंस्ट इक्वल राइट्स। अब उन्होंने रिवोल्ट शुरू किया किनके खिलाफ, मास्टर्स के खिलाफ, फॉर equal rights. When agriculture becomes dominant mode of production, the productive capacity of society expands beyond the level required for subsistence, which led to emergence of classes. जब इंसान ने अच्छी तरह एग्रीकल्चर का यूज़ किया तो उस एग्रीकल्चर में इतना निकला कि अब जो सबसिस्टेंस इकोनॉमी थी तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में चेंज हो गई। मतलब कि अब एक इंसान खाता था और उसको बहुत सारा बचता था, तो इसने क्या किया, जिसके पास जितना था उसी के हिसाब से उसको लोग सोशल स्टेटस था, उसको इतना ताकतवर मानते थे। तो इसने क्या किया, इस कंसेप्ट ने क्या किया, जब एग्रीकल्चर ने बहुत तरक्की की तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा निकला, तो उससे क्या हुआ, उससे एमरजेंस ऑफ क्लासेस ऑरिजिनेट हुए। तो क्लासेस शुरू हुए, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास। मिडिल क्लास के पास ज़्यादा नहीं था, लोअर क्लास के पास उससे कम था, अपर क्लास के पास ज़्यादा था। तो उसी के बिना पर क्लासेस को डिस्टिंग्विश किया गया। फ्यूडल सोसाइटी, टू कन्फ्लिक्टिंग क्लासेस, सर्व्स एंड लॉर्ड्स। अगर हम एंशिएंट सोसाइटी की बात करेंगे तो वहाँ पर थे स्लेव्स एंड मास्टर्स। फ्यूडल सोसाइटीज़ में क्या नज़र आए हमें, कौन से क्लासेस, सर्व्स एंड लॉर्ड्स। एक्चुअली ये सर्व्स एंड लॉर्ड्स जो थे, दीज आर मॉडिफाइड क्लासेस ऑफ स्लेव्स एंड मास्टर्स। एंशिएंट पीरियड्स के लास्ट में कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ किन के दौरान, स्लेव्स एंड मास्टर्स के दौरान। तो मास्टर्स ने कुछ राइट्स दी हैं स्लेव्स को कि ज़मीन की राइट्स दी हैं, बट मेजर पोर्शन ऑफ दैट वाज टू आफ्टर दैट ट्रांसफर टू मास्टर्स। जिन लोगों को राइट्स दिए गए उनको फ्यूडल सोसाइटी में सर्व्स कहते हैं, and the masters are called lords. Lords were superseded by higher lords and these by kings and emperors. एक हायरार्की ने जन्म दिया, पहले लॉर्ड्स, फिर उसके ऊपर सुपर लॉर्ड्स, उसके ऊपर किंग्स एंड उसके ऊपर एम्पायर्स। इस हायरार्की ने सोसाइटी में जन्म लिया, किससे, जब एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ। To give sanction to the authority of kings and lords, religion was restored. कहते हैं कि जब इन सर्व्स एंड स्लेव्स ने रिवॉल्ट शुरू किया तो रिलीजन वाज रेस्टोर्ड। इसका मतलब क्या है, किंग्स एंड लॉर्ड्स ने किसका इस्तेमाल किया, रिलीजन का इस्तेमाल किया, कि लोगों को बताया गया कि आप देखिए ये आपके रिलीजन में है कि आपके जो बादशाह हैं, आपके जो लॉर्ड्स हैं, आपके जो एम्पायर्स हैं, उनको मानना, उनको कहना, उनको उनकी सर्विस में काम करना, जो भी उनका है वो किसी गॉड का है। तो उससे क्या हुआ, उससे सोसाइटी में बैलेंस शुरू हो गई। सोसाइटी में जो डिवेंस था, सोसाइटी में जो ज़्यादती हो रही थी, कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था, रिवॉल्ट बढ़ रहा था,
اس میں کمی ہوئی. کس سے؟ ریسٹوریشن آف ریلیجن سے. یہ کن کی کوشش تھی؟ یہ پریسٹس کی کوشش تھی، یہ لارڈس کی کوشش تھی، یہ امپائرز کی کوشش تھی، یہ کنگس کی کوشش تھی. انہوں نے ریلیجن کا استعمال اس وقت کیا. کیپٹلسٹک سوسائٹی. آنر آف ویلتھ ایکسپلائٹس دا ماس آف انڈسٹریل ورکرس. اس کے بعد کیا ہوا کہ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹس تھے، ان کے انڈسٹریز میں بہت سارے جو کام کرنے والے تھے وہ انڈسٹریلسٹس ان کو ایکسپلائٹ کرتے تھے، ان کو صحیح طرح سے ویجز نہیں دیتے تھے. ان کا وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری پراپرٹی ہے، یہ جو اونرس ہیں یہ ہماری پراپرٹی ہے. ان کا غلط استعمال کیا جاتا تھا. واز مور پروڈکٹیو دین پریویس اکانومک سسٹمز. جو یہ کیپٹلسٹک سوسائٹی تھی یہ تھا اٹ واز مور پروڈکٹیو دین پریویس اکانومک سسٹمز. اس میں زیادہ سے زیادہ پروڈکشن نکلا. کس سے زیادہ پروڈکشن نکلا ایز کمپیئر ٹو previous economic systems. Increase in class conflict led to a revolution that results in the fifth stage socialism. کہتے ہیں کارل مارکس کہ جب دو کلاسوں میں کیا ہوا، کنفلکٹ ہو جاتا ہے. جب دو کلاسوں میں کنفلکٹ ہو جاتا ہے تو وہاں ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے. تو وہ انقلاب کس میں تبدیل ہوتا ہے؟ سوشلزم میں. سوشلزم ہے. That he gives name socialism. That is fifth stage of development of society according to Karl Marx. What is socialism? Marx predicted eventually that proletariat would overthrow the bourgeoisie and establish a classless society. مارکس کے حساب سے مارکس نے یہ پیشن گوئی دی ہے کہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کیپٹلسٹ لوگوں کو باہر پھینکیں گے اور اس کے بعد ایک کلاس لیس سوسائٹی کا اسٹیبلشمنٹ ہوگا. وہ سوسائٹی قائم ہوگی جس میں یہ کلاسز ولاسز نہیں ہوں گے، ہر ایک انسان برابر ہوگا. یہ کس کی پیشن گوئی تھی؟ مارکس کی پیشن گوئی تھی. ایکچولی یہ جو سٹیج ہے یہ ابھی ہماری سوسائٹی نے میں قائم نہیں ہوئی. یہ ابھی نہیں آئی یہ سوشلزم ہماری سوسائٹی میں. فیچرز. سوشلزم کے فیچرز کیا ہیں؟ کامن اونرشپ آف دا مینز آف پروڈکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن. اس میں کیا ہوتا ہے؟ جو مینز آف پروڈکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے اٹ از کامن. اٹ از اسٹیٹ اونڈ. دیر از نو پرائیویٹ پراپرٹی کنسیپٹ. ایوری تھنگ از فار پبلک اینڈ اٹ از ریسپانسبلٹی آف اسٹیٹ to assist in any respect to its individuals. Economic activities are planned by the state. ہر کوئی economic activity جو ہے وہ کس کا پلان ہوتا ہے؟ اسٹیٹ کا پلان ہوتا ہے. With the disappearance of private property, economic classes also disappear. جب پرائیویٹ پراپرٹی کا کنسیپٹ ڈسپیئر ہو جائے گا، اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اکانومک کلاسز کا بھی ڈسپیئر ہو جائے گا which will lead to a classless society. پارسنز نے ہماری سوشل ڈیولپمنٹ کی بات کی تو اس نے بولا کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ 4 سٹیجوں سے نکلتی ہے. کانسٹیٹیوٹیو سمبولزم، ایڈوانسڈ پریمیٹیو سوسائٹی، انٹرمیڈیٹ سوسائٹیز، انڈسٹریل سوسائٹیز. پارسنز نے جو پہلی سٹیج بولی ہے وہ ہے constitutive symbolism. Every type of society shows very low level of differentiation. Existence of set of symbols mostly religious in character permits virtually all aspects of social life. مارگن کے حساب سے اس سٹیج میں ہر ایک جو سوسائٹی تھی وہ سمپل تھی، وہ ڈفرینشیٹڈ نہیں تھی. جو بھی انڈیویجول تھے، جو بھی پرسنز تھے اس سوسائٹی کے، ان میں لائکنیس تھا، سملرٹی تھی. ہر ایک پروفیشن کا پروفیشنل تھا. مطلب ہر ایک کام جانتا تھا. وہ نائی بھی تھا، وہ نجار بھی تھا،
वो मास्टर भी था, वो फौजी भी था। Existence of a set of symbols mostly religious in character permits virtually all aspects of social life. जब हम सोशल लाइफ की बात करेंगे, एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ की बात करेंगे, तो हर एक एस्पेक्ट में किसने इंटरफेयर किया? रिलीजियस ने इंटरफेयर किया। हर एक सोशल लाइफ, हर एक एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ वाज इंटरफेयर्ड बाय रिलीजियस सिंबल्स। मतलब इकॉनमी में भी रिलीजियस की बात हो रही थी, पॉलिटिक्स में भी रिलीजियस इंटरफेरेंस थी, हर एक एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ में रिलीजियस इंटरफेरेंस थी। एडवांस्ड प्रिमेटिव सोसाइटी, ऑब्जर्वेंस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इसमें क्या नजर आया? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोसाइटी को स्ट्रेटिफाई किया गया, क्लासेस में बांटा गया। प्रोडक्टिव सिस्टम्स डेवलप्स विद एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरल इकोनॉमी, दो इकोनॉमी ने जन्म लिया, एक एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरल इकोनॉमी। किस स्टेज में? एडवांस्ड प्रिमेटिव सोसाइटी में। इंटरमीडिएट सोसाइटीज, राइटिंग एंड लिटरेसी स्किल्स बिकम इम्पॉर्टेंट इन दिस स्टेज। अगर इंटरमीडिएट स्टेज की बात करेंगे तो इन सोसाइटीज़ में राइटिंग एंड लिटरेसी को तरजीह दिया गया है। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, हाईली डिफरेंशिएटेड सोसाइटीज़, उसके बाद लास्ट पर इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ आते हैं। ये सोसाइटीज़ जो होते हैं ये हाईली डिफरेंशिएटेड होते हैं, हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम बिकम सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। इन सोसाइटीज़ में इकोनॉमिक सिस्टम अलग और पॉलिटिकल सिस्टम अलग काम करते हैं। इवॉल्वेशन, अगर हम आप इवॉल्वेशन की बात करेंगे, आपको कितना समझ आया, तो आपको कितना याद रहा, उस बिना पर हमने 10 MCQs तैयार किए हैं और इन MCQs की जो आंसर की है वो लास्ट पर है। तो देखते हैं क्या MCQs हैं। The very first question on your screen is that what are the 3 stages that Auguste Comte proposed for the development of society based on the development of the human mind? A. Ancient feudal capitalist, theological, metaphysical, positive, savagery, barbarism, civilization, communism, socialism, capitalism. कौन सा है इसमें ठीक? हाँ की लास्ट पर है, लास्ट पर देखने की। सेकंड क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ सोसाइटी इज फिटिज्म, पॉलीथिज्म एंड मोनोथिज्म ऑब्जर्व्ड? थियोलॉजिकल स्टेज में, मेटाफिजिकल स्टेज में, सवेजरी स्टेज में या सिविलाइजेशन स्टेज में? व्हाट इज योर आंसर? ओके, let's see next question. When did positive or scientific stage according to Auguste Comte begin? 50,000 BC, 1300 AD, 19th century, early 20th century? Please mark your answer. According to Karl Marx, which stage of society is characterized by common ownership of the means of production and distribution? Socialism, capitalist society, primitive communism, feudal society? What is your answer? If there is doubt, please see answer key at the last. In Morgan's classification, what marks the transition from savagery to barbarism? Invention of poetry, domestication of animals, use of iron tools, use of phonetic alphabets. Let us see next question. According to Marcus, what is the main factor leading to changes from one stage of society to another? Religious beliefs, cultural developments, economic factors, political ideologies.
In which stage of human society did Marx predict the overthrow of the bourgeoisie by the proletariat? Socialism, capitalistic society, ancient society, feudal society. During which stage of human society does social stratification become observed? Constitutive symbolism, advanced primitive society, intermediate societies, industrial societies. Which type of society, according to classification of persons, is characterized by differentiated economic and political systems? Constitutive symbolism, industrial societies, advanced primitive societies, intermediate societies. And last question here is, in Morgan's classification, what is characteristics of the civilization stage? Invention of poetry, use of iron tools, writing and literacy skills, domestication of animals. This was last question of today's session. Here is answer key. Please note down it and check your answers. And I request you, please subscribe my channel so that I can make content rich videos for you. Thank you very much. Stay blessed.